तो वापस जंग जंग दिल्ली की, जो जंग नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही है, बहुत लंबे वक्त से चल रही है, कोई नई कहानी नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश, इसके बारे में आपको सब लोगों को जानकारी है और हाई कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह की ताकत दिल्ली सरकार चलाने में केजरीवाल के पास है और किस तरह का मैंडेट जो है संवैधानिक तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के पास है। अब ये वापस एक बड़े टकराव की स्थिति आ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ये कह चुकी है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन अपनी तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मसले में। लेकिन फिलहाल जब तक ये कानूनी प्रक्रिया होती है, नजीब जंग कई सारे फैसलों की जानकारी अब सीधे तौर पर चाह रहे हैं और ये टकराव की स्थिति वापस पैदा कर रहा है अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच। उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना दिल्ली में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। दिल्ली हाई कोर्ट की इस व्यवस्था के बाद एलजी ने बीते 1.5 साल के उन सभी फैसलों की फाइलें 17 अगस्त तक मंगा ली, जिनकी एलजी से अनुमति ली जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली गई। सरकार के आला अधिकारियों ने झट से आदेश पर अमल शुरू कर दिया। मसलन शिक्षा विभाग की डायरेक्टर एजुकेशन सौम्या गुप्ता ने अपने अफसरों से कहा कि वह ऐसी सभी फाइलें बिना कोताही 11 अगस्त तक लेकर आएं। एलजी साहब का अधिकार है, किसी भी फाइल को बुला सकते हैं, मंगा सकते हैं, परंतु जो फाइल है अगर देखने के लिए मंगा सकते हैं, डिसीजन लेने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल ही जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी फाइल जिस पे डिसीजन लेना है वो मंगा के उसको डिसीजन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, फाइल कोई भी मंगा, सारी दिल्ली के अंदर हमारा 5 लाख फाइलें मंगा सकते हैं। दिलचस्प ये है कि एलजी ने 8 अगस्त को फाइल मंगाई और उसी दिन सरकार सक्रिय हो गई। अब दिल्ली की सरकार को बहुत सीरियसली एक्ट करने की जरूरत है और उपराज्यपाल महोदय के पास जाकर सारी चीज़ों का एक समन्वय बन सके, इसकी बात करनी चाहिए। क्योंकि 1.5 साल पहले ही आपने दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं किया, एक प्रकार से वो खराब हो गया है आप इस सरकार का। श्री नरेंद्र मोदी जी को श्री नजीब जंग जी के रूप में एक संवैधानिक निर्वाचित बस्ती साहब पुनः प्राप्त हो गए। हालांकि एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के तेवर बरकरार हैं। एलजी साहब का कुशल प्रशासनिक नेतृत्व हमें डीडीए में दिखाई देता है, विश्व की 10 महानतम भ्रष्ट संस्थाओं में से एक एमसीडी में दिखाई देता है, दिल्ली पुलिस में दिखाई देता है, जहां पिछले 2 वर्ष में लगभग 3 गुने स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ गए हैं। लेकिन आप जो भी कहे, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के सामने एलजी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बीते 1.5 साल में ऐसे कई मौके आए जब लगा कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार या एलजी के साथ टकराव खत्म हो रहा है या फिर कुछ कम हो रहा है। लेकिन जब ऐसा लगा तब ऐसा बहुत कुछ हुआ कि इन दोनों का टकराव पहले से और ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसलिए अभी तक का अनुभव यही कहता है कि ये सोच लेना कि इन दोनों का टकराव नहीं होगा या फिर कुछ कम हो गया है, ये बात एकदम बेमानी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसे शरद अपने उसमें कह रहे थे अपने स्टोरी के अंत में कि यार क्या ये टकराव आगे और बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि अदालत ने तो अपनी बात बहुत स्पष्टता रख दी। आज एक अखबार में इंटरव्यू है नजीब जंग साहब का, उसमें भी उन्होंने एक बात साफ साफ कही कि इट वाज वेरी क्लियर टू माय माइंड दैट व्हाटएवर वी वर डूइंग was per conventions, rule, transactions of business, rules and so on। यानी कि हमने जो कुछ भी किया है वो सब परंपरा और कानून के हिसाब से किया है, नियमावली के हिसाब से किया है। अब समस्या क्या है, जैसे भी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सज्जन बोल रहे थे, तो वो ये बता रहे हैं कि क्या फलाना एक्शन हो गया, क्या ये एक्शन होगा। अब मेरे सामने आम आदमी पार्टी की भी लिस्ट है जो उन्होंने जिन प्रश्नों को उठाया था कि 49 दिन की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुकेश अंबानी और शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर की थी, क्या एलजी साहब उस पर एक्शन लेंगे? क्या एलजी साहब सीएनजी फिटनेस स्कैम पर एक्शन लेंगे जिसमें खुद ही वो एक अक्यूज्ड हैं? क्या एलजी साहब दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्कॉम्स हैं उस पर एक्शन लेंगे? ये आम आदमी पार्टी के पॉइंट्स हैं। क्या एलजी साहब एक्सप्लेन करेंगे कि जितने भी दिल्ली असेंबली के लेजिस्लेशंस लोगों की भलाई के लिए पास किए गए हैं, अगर वो होम मिनिस्ट्री द्वारा रोके गए हैं, केंद्र की होम मिनिस्ट्री द्वारा रोके गए हैं, तो एलजी साहब क्या करेंगे? और ये पूछ रहे हैं वो कि डीडीसीए स्कैम के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एलजी साहब क्या करेंगे, क्योंकि उसमें अरुण जेटली का नाम है जो कि मौजूदा वित्त मंत्री हैं इस देश के, और साथ में उन्होंने जो सर्कल रेट बढ़ाया है 50 लाख से
3 करोड़ का, तो क्या इस ऑर्डर को वो इंप्लीमेंट करेंगे? तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। उसमें उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि बिल्डर्स लॉबी के तरफ कहीं झुकेंगे तो नहीं। ये अब आम आदमी पार्टी के प्रश्न है। राघव चड्ढा, मेरा पहला सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि देश की अदालत कुछ भी कहे, देश की अदालत कुछ भी कहे, क्या आप लोगों का अब ये बिल्कुल तय रास्ता और रणनीति है कि आप उसका विरोध करेंगे ही करेंगे अपने पॉइंट्स बनाकर? जी, इसके एक कानूनी जवाब है और एक राजनीतिक जवाब है। कानूनी जवाब विज्ञान जी बड़ा स्पष्ट है कि हम न्यायपालिका का, कोर्ट्स का बहुत सम्मान करते हैं और आदर सहित उनके इस जजमेंट से हम अपनी असहमति भी व्यक्त करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और ये देखा भी गया है कि जब भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कभी भी अधिकार क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद को सॉल्व करने की एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की होती है। इसी के मद्देनजर हम पहले ही, इस जजमेंट आने से पहले ही अनुच्छेद 131 के तहत अपनी याचिका दायर कर चुके हैं। इस जजमेंट को भी अपील करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो फैसला सुनाएगा उससे फाइनलिटी आएगी। राजनीतिक जवाब मेरा यह है कि एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली में उत्पन्न कराने की कोशिशें करी जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। ये लोग केवल सुझाव दे सकते हैं, ये लोग केवल डिबेटिंग सोसाइटी बनकर रह सकते हैं दिल्ली विधानसभा में। लेकिन परंतु जो निर्णय है, तमाम अधिकार निर्णय उपराज्यपाल ले सकते हैं। राघव जी, एक फंडामेंटल पॉइंट, एक बुनियादी पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब भी क्योंकि कानून में हर अच्छा वकील, आपके भी एक बढ़िया वकील होंगे, वो कानून को अपने हिसाब से जानते हैं, समझते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं। तो देखिए, राज्यों के लिए बने कानून और यूनियन टेरिटरीज के लिए बने कानून में फर्क हो सकता है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। कन्वेंशन यानी कि परंपरा संवैधानिक तौर पर यह रही है कि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को चलाने की अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं, समान व्यवस्था नहीं है। अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पर नजर आ रही है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने, इसीलिए मैं हमेशा से पहले से कहता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए था कि उनकी क्या पावर्स हैं और उनकी क्या पावर्स नहीं है। राघव जी, मैं जवाब दे देता हूं जी, बताइए। आपने जो कहा, जो राज्यों और आधे राज्यों के बीच में और पूर्ण राज्यों के बीच में जो आपने अपना बयान दिया, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। इसी प्रकार की रूप रचना हमारे संविधान में भी है और संविधान बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि 3 मुख्य सब्जेक्ट्स, आधा राज्य में से कुछ नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन, आधा राज्य, ये 3 दो अलग बातें हो उपराज्यपाल के जाएंगी। अधीन है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, बताइए। चाहे वो शिक्षा हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अधीन आते हैं। मेरा केवल इतना ये कहना है विज्ञान जी, एक इस प्रकार की रचना बनाई जा रही है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना बिजली, ना पानी, ना स्वास्थ्य, ना किसानों की जमीन, ना भ्रष्टाचार रोकना, व्यापारियों के लिए व्यापार सरल करना, किसी प्रकार के कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। एक नियुक्त व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल द्वारा चलाई जाने वाली सरकार ने नियुक्त करा, वो सारे फैसले लेगा। तो ये जो लड़ाई है, अब ये निर्वाचित बनाम नियुक्त, इलेक्टेड वर्सेस सिलेक्टेड की बन गई है और इसमें एक बहुत बड़ी मेरा ये कहना है कि एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे उत्तराखंड और अरुणाचल के केस में आया, इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इस पे जो अपनी ओपिनियन देगा और अपना निर्णय सुनाएगा, वो सबके ठीक है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक, और आपसे माफी के साथ ले रहा हूँ ब्रेक, क्योंकि आपको बोलने का किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया जाए और संवैधानिक सिद्धांतों को बचाया जाए, सुप्रीम कोर्ट से आप लैंडमार्क जजमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या देश की सर्वोच्च अदालत है, मैं हमेशा कहता हूं मैं देश की सर्वोच्च अदालत का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन फिलहाल यह भी आपको बताना चाहूंगा कि अदालतें, सर्वोच्च अदालत के तमाम उस ऐसे उदाहरण हैं, एक अदालत अगर किसी बात को, क्योंकि अब ये तो अधिकार है संवैधानिक व्यवस्था में, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में, कि आपको ऊपर की अदालत में अपील करने का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता पूर्णतः कि जो हाईकोर्ट ने कहा है वो पूर्णतः गलत हो। तो फिर दिल्ली का शासन प्रशासन, मेरा बुनियादी सवाल यही है,
चलेगा कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप और हम इस शहर में रहते हैं, जरा सोचिए, दिल्ली का शासन प्रशासन एक तरफ वादे और एक तरफ नजीब जंग के इरादे, इनके बीच में चलेगा क्या? क्योंकि विज्ञापन आपकी सरकार दिल्ली की कर रही है कि 1 साल बेमिसाल। तो जरा आइए इस पॉइंट पर, मैं एक छोटे से ब्रेक में जा रहा हूं इस वक्त। तो मेरा बेसिक सवाल जो है वो अभी भी यही है कि अब दिल्ली कैसे चलेगी, दिल्ली के चलाने की किसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, नजीब जंग साहब की, अरविंद केजरीवाल की, दोनों के बीच जंग चल रही है। जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट ने अपना फैसला बहुत स्पष्टतः रखा है ये बताने के लिए कि क्या क्या भूमिका है नजीब जंग की और अरविंद केजरीवाल की। मेरे साथ आशीष सूद साहब है, जनरल सेक्रेटरी। वक्त का मैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, टकराव की स्थिति में सरकार चलेगी यहाँ पे? क्योंकि अब ये टकराव देखिए, उन्होंने सारी फाइलें नजीब जंग ने मांगी है कि जो भी नोटिफिकेशन आपने पहले दिए थे वो सब हमको यहाँ पर दीजिए। तो ये फिर सरकार चलाने की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी आज ये समझ रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों में सरकार चूक रही है। उससे जनता का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के टकराव की स्थिति को पैदा किया जाता है। आपने भी कहा और सब जानते हैं कि 70 पॉइंट एजेंडा जब दिया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव से पहले, उस समय इन्हें दे न्यू वेरी वेल कि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के अपने अधिकार हैं। और ऐसा नहीं है जिस प्रकार बेशर्मी से, मैं इस शब्द को इस्तेमाल करता हूं, जिस प्रकार बेशर्मी से आम आदमी पार्टी के दिल्ली भर के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि कैसे काम होगा। देखिए, दिल्ली में पिछले सरकारों के समय में भी दिल्ली और केंद्र में अलग अलग सरकारें रही हैं। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के साथ दिल्ली की जनता को गवर्नेंस दी गई है। मेट्रो रेल मदन लाल खुराना जी ने शुरू की, शीला दीक्षित जी की सरकार आई, केंद्र में एनडीए की सरकार में श्री लाल कृष्ण आडवाणी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन थे। अनंत कुमार जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, 50% शेयर केंद्र सरकार का था। मेट्रो रेल आई। दिल्ली का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पल्स पोलियो अभियान, ठीक है, मेरे पास डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरी एक बात सुन, मैं केवल इतना जताना चाहता हूं, काम बड़े बड़े हुए। पल्स पोलियो अभियान के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं था, विश्व स्तर पे उस अभियान को सराहा गया। इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ दिल्ली की सरकार ने संवाद स्थापित करके, इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार ने उसके लिए लेकिन पैसा चार्ज वो आप पे ये लगा रहे हैं कि आप लोग उनको काम नहीं करने दे रहे। हम काम नहीं करने दे रहे। एलजी के माध्यम से आप उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जजमेंट आए तो देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, मगर हाईकोर्ट जब दिल्ली के संदर्भ में फैसला दे तो उनके काम में रुकावट आती है। ये कौन सा तर्क है? ठीक है, मैं मेरे पास राघव 10 सेकंड में बिल्कुल वक्त नहीं है, हम वापस इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा आज नहीं खत्म हो रही है। राघव चड्ढा और आशीष सूद, आपका बहुत बहुत छोटा सा एक वाक्य में समाप्त कर लेता हूं। बोलिए। एक वाक्य में समाप्त कर लेता हूं विज्ञान जी, आप अनुमति दे तो। हाँ, ये कहना चाहता हूं और आपके दर्शकों को कि यदि आज दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 67 विधायक होते, आम आदमी पार्टी के 3 विधायक होते, तो क्या ये स्थिति उत्पन्न होती? ये नहीं होती। ये एक राजनीतिक स्थिति है जो बीजेपी में बैठी मोदी सरकार ने उत्पन्न करी है। राजनीतिक 54 विधायक दिल्ली में 93 की सरकार में थे। ये हमारे विरोध की सरकार थी। आशीष जी, आपको रोकना पड़ेगा, वापस चर्चा होगी। मैं आप लोग वापस बुलाऊंगा। यार भाई, ये यहाँ तक अब तो जब हाईकोर्ट इस मसले को पर अपनी राय दे चुका है, तब भी ये रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो मेरे टीवी कार्यक्रम में तो रिजॉल्व होने वाला नहीं। लेकिन फिलहाल दिल्ली चिंता करिए, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि ये दिल्ली की सरकार आखिरकार कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा और क्या भूमिका होगी नजीब जंग और केजरीवाल की, या सिर्फ जंग की ही भूमिका होगी दोनों के बीच।